हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाकलाप को समझते हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्ति की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो आर्थिक क्रियाकलाप बोलते हैं। मतलब वे सभी कार्य जिनको करने के बाद हम कुछ पैसे प्राप्त करते हैं ताकि अपना हम गुजर बसर कर सके, जीवन यापन कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रियाकलाप। अब जैसे देखिए, पूरे दिन में हम वस्तुओं को खरीदते हैं, वस्तुओं को बेचते हैं, या फिर हम किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मतलब काफ़ी जितने सारे काम हम करते हैं पूरे दिन में, वे सभी क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। ठीक। और इन आर्थिक क्रियाकलापों को हम संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कह सकते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों को हम संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब देखिए, पूरे दिन में हम इतने सारे कार्य करते हैं कि इनको समझना काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाता है। तो हमने क्या किया है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 3 भागों में बांट दिया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक। मतलब प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक कहेंगे। ठीक। इसे हम कृषिक व सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कृषि और मत्स्य पालन, ये सब किस में आते हैं? तो आपके प्राथमिक क्षेत्रक में। देखते हैं हम और कौन कौन से आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक में आपका कृषि आ जाता है, उसके बाद मत्स्य पालन आ जाता है। ठीक। उसके बाद हम इसमें फार्मिंग ले सकते हैं। फार्मिंग का मतलब क्या होता है? वहाँ पर आप बकरी पालन कर सकते हैं, गाय पालन कर सकते हैं, मुर्गा मुर्गी पालन कर सकते हैं, ये फार्मिंग के अंतर्गत आता है। और अगला हमारा क्या होता है? खनन। खनन भी प्राथमिक क्षेत्रक में ही आता है। खनन भी किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्रक में ही आता है। खनन करके हम ज़मीन के अंदर से विभिन्न प्रकार के धातुओं को निकाल सकते हैं, खनिजों को निकाल सकते हैं, वहाँ से हम कोयले निकालते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं द्वितीयक क्षेत्रक को। तो द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करके उसको उपयोग करने लायक बनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे द्वितीयक क्षेत्रक, या फिर इसे हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत में हमने गन्ने का उत्पादन किया, तो अब हम गन्ने का तो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमें चाय बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता होती है। ठीक। तो हम डायरेक्ट गन्ना तो नहीं डाल देंगे चाय में, हम क्या करते हैं कि गन्ने से हम चीनी बनाते हैं। तो गन्ने से जो चीनी बनेगा, तो इस प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया किस में आ जाएगा? तो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक। तो कहने का क्या मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनको लेकर के या उनका हम विनिर्माण करते हैं, किस में? द्वितीयक क्षेत्रक में। ठीक। इसीलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत बड़े बड़े मशीनरीज, फैक्ट्री, कंपनीज वगैरह आते हैं। ठीक। चलिए हम अगला समझते हैं। अगला हमारे पास है तृतीयक क्षेत्रक। तो जो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, इसे हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बैंकिंग और परिवहन, ये किस में आता है? तो तृतीयक क्षेत्रक में आता है। अब देखिए ज़रा, मैंने क्या बोला है कि प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन की गतिविधियों में जो सहायता करता है उसे हम तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं।
अब मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्रक में मुझे गन्ना उत्पादन करना है, तो गन्ना तो अपने आप उत्पादन नहीं हो जाएगा उसका। गन्ने का कोई ना कोई किसान खेतों में जब तक बोएगा नहीं, फसल को लगाएगा नहीं, तब तक गन्ने का उत्पादन कैसे हो सकता है। तो इसमें किसान जो हो गया वो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। अब मान लीजिए जब गन्ना बन गया, गन्ने का फसल जो है तैयार हो गया, तो उसके बाद गन्ने को फिर हम कहाँ तक पहुँचाते हैं, मिल तक। जब तक हम मिल तक नहीं पहुँचाएंगे तो गन्ने से हम चीनी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मिल तक पहुँचाने के लिए हम किसी न किसी वाहन का प्रयोग करते हैं। वो वाहन के रूप में हम ट्रैक्टर ले सकते हैं या फिर हम बड़े से ट्रक ले सकते हैं। उनमें हम गन्ने को लोडिंग करके चीनी मिल तक भेजते हैं। तो जो परिवहन जो होता है, यानी कि गन्ने को खेत से लेकर के मिल तक जो पहुंचाने की प्रक्रिया है, वो परिवहन हो गया। ठीक, तो ये सभी किस में आता है, तो ये सभी आता है तृतीयक क्षेत्रक में आता है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है कि वह क्षेत्रक जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के उत्पादन में सहायता करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्रक बोलेंगे। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक होता है उसे हम कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, जो हमारा द्वितीयक क्षेत्रक होता है उसे हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, और जो हमारा तृतीय क्षेत्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्रक कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है घरेलू उत्पाद। देखिए, किसी विशेष वर्ष में मान लीजिए हम 2022 की बात कर लेते हैं। ठीक, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, यहाँ पर तीनों क्षेत्रकों की बात हम कर रहे हैं। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु, अब देखिए अंतिम वस्तु क्या होता है, तो अंतिम वस्तु वह वस्तु होता है जो उपयोग करने लायक हो जाता है, यानी कि कच्चे माल से उसको यदि हम उपयोग करने लायक बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, गन्ना। अब गन्ने से हमने उसको क्या बना दिया, चीनी। तो चीनी हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम वस्तु। अब हम चीनी का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हमें चाय बनाना होगा तो चाय में क्या हम डायरेक्ट गन्ने को डाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, है ना। चाय बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो गन्ने से पहले हम चीनी बनाएंगे, फिर उसके बाद चीनी को हम चाय में डालेंगे, तो चीनी क्या हो जाएगी, हमारी अंतिम वस्तु हो जाएगी। ठीक, यानी कि अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो अब पूर्ण रूप से उपयोग करने लायक हो चुकी है। ठीक, तो देखते हैं हम आगे। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक, और देखिए तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद का जो हमारा परिभाषा होगा वो होगा कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक के द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक, क्या कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। अब देख लीजिए इसमें इन्होंने क्या बोला है कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों में, तीनों क्षेत्रक यानी कि हमारे पास तीनों क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का योगफल क्या कहलाएगा, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये हमने समझ लिया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, तीनों क्षेत्रकों के योग को हम क्या कहेंगे, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। ठीक, हमारे पास अगला टॉपिक है दोहरी गणना। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के अंतिम मूल्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद की मूल्य की गणना की जानी चाहिए। कहने का क्या मतलब है
कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी वस्तु या फिर सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको हम दो दो बार जोड़ लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय की गणना में बाधा डालती हैं, समस्या उत्पन्न करती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसकी समाधान के लिए अंतिम रूप से उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं केवल उनकी मूल्यों की गणना करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अब हम समझेंगे पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। कहने का क्या मतलब है कि कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिक क्षेत्रक है यानी कि कृषि क्षेत्रक की निर्भरता जो है बहुत ही कम हुई है, परंतु यह भी अभी भी आप देखेंगे कि कृषि में लगभग जो है 50% लोग जुड़े हुए होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है इसमें लगभग अभी भी 50% लोग कार्य कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं यानी कि काम कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्रक में लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह रोजगार छिपी हुई होती है। ठीक, अल्प बेरोजगारी इसमें क्या है, छिपी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि देश की जो 50% जो मजदूर हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते हैं। मतलब कृषि में लीन है तो कोई मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो कोई फार्मिंग कर रहे हैं, तो कोई खनन कर रहे हैं। ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्रकों में जुड़े हुए हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान काफ़ी कम लगभग 15% है। अब बताइए 50% लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सकल घरेलू उत्पादन में इसकी जो योगदान है वो लगभग 15% के बराबर है, यानी कि देखिए बहुत ही कम है। अच्छा, इसी के साथ द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 85% है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक, लगभग 50% लोग इसमें काम कर रहे हैं। लगभग 50% लोग इसमें काम कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्रक जो है इसमें लगभग 50% लोग काम कर रहे हैं, और फिर भी इसमें जो जीडीपी में इसका क्या योगदान है, तो जीडीपी में जो इसका योगदान है मात्र 15% है, मात्र 15% योगदान है। लेकिन जो आपका द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक है इसका हमारे जीडीपी में 85% यानी कि 85% तक योगदान है, 85% तक योगदान है। परंतु ये क्षेत्रक आधे लोगों को ही रोजगार प्रदान करते हैं। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम देश में रोजगार को सृजित कैसे कर सकते हैं, या फिर रोजगार का सृजन, रोजगार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, तो रोजगार उत्पन्न करने के दो उपाय हमारे पास होते हैं। एक तो छोटी अवधि के लिए होता है और दूसरा होता है दीर्घकालीन उपाय, जो लंबे समय के लिए होता है। तो छोटी अवधि में हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005। यह योजना 2005 में लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य स्थान होता है।
1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 33% आरक्षण किसका होता है, तो महिलाओं का, कि 1/3 रोजगार पर जो है महिलाएं कार्य करेगी। अच्छा, गरीबों में भी अति गरीबों को रोजगार प्रदान किया जाता है, किसमें, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में। अब हम समझते हैं दीर्घकालिक उपाय को। तो दीर्घकालिक उपाय में क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम कृषि सुविधाओं में सुधार कर सकते हैं, ताकि कृषि सुधार में अगर सुविधाओं में यदि हम सुधार करेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन अच्छा होने के बाद फसल का मूल्य अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं जो है किसानों का जीवन स्तर अच्छा हो सकता है। दूसरा, सस्ती दर पर कृषि ऋण। अब हमारे देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जो गरीब हैं, जिनके पास कृषि करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है या सरकार का दायित्व बनता है कि उन किसानों को सस्ती दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराए। अगला है, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना किया जाना चाहिए। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, इनका स्थापना किया जाना चाहिए। विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाना चाहिए। ये सभी उपाय हम जो है दीर्घकालिक में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। जो आर्थिक गतिविधि हैं उनको हम अन्य तरीकों से भी वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। आइए एक एक करके समझते हैं इन क्षेत्रकों को। सबसे पहले हम सार्वजनिक क्षेत्रक समझते हैं और उसके बाद निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक का मतलब मैं किसी भी आपको सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं भारतीय रेलवे की बात कर रहा हूँ, इंडियन पुलिस सर्विस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके सार्वजनिक क्षेत्रक में आ जाएंगे। और निजी क्षेत्रक की जब भी मैं बात करूँ तो कोई भी आप एक प्राइवेट कंपनी समझ सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्रक होता है इसमें परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन निजी क्षेत्रक में जो संपत्तियां होती हैं उस पर निजी स्वामित्व होता है। यानी कि किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक समूह का उसमें स्वामित्व होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्रक होता है इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, अपितु जन कल्याण भी होता है। लेकिन जो निजी क्षेत्रक होता है इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्रकों में रोजगार की सुरक्षा होती है, भाई बिल्कुल सुरक्षा होती है। एक बार आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो फिर पूरी ज़िंदगी ऐश करते रहिए। लेकिन जो निजी क्षेत्रक होते हैं उसमें रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। कभी भी आप कंपनी के मालिक के द्वारा कंपनी से बाहर निकाल दिए जाओगे। जो सार्वजनिक क्षेत्रक हैं इसमें सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती हैं। सभी सेवाएं जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटी देगी, होम अलायंस फैसिलिटीज़ देगी। लेकिन जो हमारे निजी क्षेत्रक होते हैं इसमें सारी चीज़ें एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी उपलब्ध करवाती हैं। अगला है देखिए, सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। मतलब यदि आप कहीं छुट्टी करते हैं या दूसरी सेवाएं लेते हैं, ठीक, तो आपका वेतन नहीं काटा जाएगा। और जो निजी क्षेत्रक होता है सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अगर आप छुट्टी करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपकी वेतन की कटौती हो जाएगी, यानी कि आपके पैसे काट लिए जाएंगे। उदाहरण देख सकते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्रक में हो गया भारतीय रेलवे और अन्य जॉब, और निजी क्षेत्रक में टिस्को कंपनी हो गया और भी बड़े बड़े जो हमारे प्राइवेट कंपनी हैं ये सब किस में आ जाएंगे, निजी क्षेत्रक में आ जाएंगे। अब हम समझेंगे संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक को। तो देखिए इसी प्रकार से हम संगठित क्षेत्रक की जब हम बात करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि सर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, ठीक। और जब असंगठित क्षेत्र की बात करूंगा तो आप ये समझिएगा कि सर यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरों की बात करें। किसकी बात चल रही है, तो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरों की बात चल रही है, ठीक। अब दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए संगठित क्षेत्रक में रोजगार की सुरक्षा होती है। भाई सरकारी नौकरी में रोजगार की सुरक्षा बिल्कुल होती है।
असंगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। आज आपको काम है तो दिहाड़ी की काम मिल जाएगी, कल हो सकता है काम नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, संगठित क्षेत्र में उचित वेतन आपको मिलता है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र होता है इसमें आपको कम वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में कार्य के घंटे निश्चित होते हैं। अब आप देखते होंगे जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर में आप सुबह 10 बजे जाते होंगे और शाम को 4 से 6 बजे तक चले आते होंगे। कोई एक निश्चित आपका समय होता है, उस निश्चित समय के अंतराल में ही आप कार्य करते हैं, ठीक। लेकिन जो हमारे पास असंगठित क्षेत्र होते हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्य का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अगला पॉइंट है, नौकरी की निश्चितता होती है। बिल्कुल जी, सरकारी नौकरी में आपकी बिल्कुल नौकरी की निश्चितता होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्रकों में आपको नौकरी की अनिश्चितता होती है। कब आपके पास नौकरी है, कब आपके पास नहीं है। अगर काम होंगे तभी आपको जो है फैक्ट्री में ठेकेदार या फिर फैक्ट्री के मालिक आपको बुलाएंगे। अगर काम नहीं है तो फिर आपको कार्य के लिए नहीं बुलाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर नौकरी की अनिश्चितता होती है। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में होते हैं इसमें कर्मचारियों को योजनाओं का अभाव होता है, किसी भी प्रकार का योजना नहीं मिलता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल जाती हैं उनको। अच्छा, उनको पीएफ मिलता है, ठीक, बोनस फंड और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो हमारे असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनको सरकारी कर्मचारियों का योजनाओं का अभाव होता है। कहने का क्या मतलब है कि सरकारी योजनाएं इनको नहीं मिलती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कार्य की बेहतर परिस्थितियाँ। जो संगठित क्षेत्र होते हैं यानी कि जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं वहाँ पर वो बेहतर परिस्थिति में कार्य करते हैं। लगभग देखेंगे तो वे सभी एसी में बैठ कर के काम कर रहे होते हैं। उदाहरण का तौर पर आप बैंक ले सकते हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं इनकी जो है निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं। कभी वो सड़क पे काम कर रहे होते हैं, किसी घर में काम कर रहे होते हैं, धूप में काम कर रहे होते हैं, बारिश में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर रेडी और पटरी वाले लोग, ठीक है, और जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ये सभी किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं। जय हिंद।